बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा इश्क मेरी बंदगी, किरण रफ़ीक। एपिसोड नंबर 12। माजी लोकेशन इस्लामाबाद। यार वजी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं तो चला सोने। वहाज और अली इस वक्त अपनी ड्यूटी ऑफ होते ही अपने रूम में लौटे थे जब अली ने वहाज से कहा और सोने के लिए चला गया। वहाज अभी कपड़े चेंज करने के लिए जाने ही लगा था जब वहाज का मोबाइल रिंग करने लगा। वहाज ने बाबा कॉलिंग देखकर जल्दी से कॉल रिसीव की और बोला, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? ज़ुबैर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बाबा जान इतनी रात को कॉल की, सब ठीक है ना? वहाज ने टाइम देखते हुए पूछा। वो इसलिए कि सुबह के वक्त तुम बिज़ी होते हो और तुम्हारे पास किसी का भी हाल दरियाफ्त करने का टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कॉल कर लूँ और पता कर लूँ कि मेरे वजी को घर वाले याद भी हैं या नहीं। ज़ुबैर ने आखिरी बात तंजिया कही। आई एम सॉरी बाबा जान, वाकई टाइम नहीं होता। वहाँ शर्मिंदगी से जवाब में बोला, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बाबा बोले, मैं सुन रहा हूँ। वजी, अगर मैं तुम्हें ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? ज़ुबैर ने एक उम्मीद से पूछा। बाबा जान, आप जानते हैं कि आप मेरे लिए क्या हैं। आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं, और रही बात हक़ की, तो आप जानते हैं मैं ख़ुद पर सबसे पहला हक़ आप ही का समझता हूँ। वहाज ने एक मान से ज़ुबैर को जवाब दिया, वजी मेरा एक दोस्त है अफसर जहांगीर, लेकिन मैं इसे जहांगीर बुलाता हूँ। वो मुझे एक हफ़्ते पहले इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे बाद मिला है। इसकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों ही माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बड़ी बेटी को अपनी बेटी बना लूँ, ज़ुबैर ने वहाज को बताया। वहाज की बात जूँ ही समझ में आई, बोला, बाबा मुझे आपके किसी फ़ैसले पर ना कभी एतराज़ हुआ है और ना होगा। वजी बेटा थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ एक बात और, जिस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो अभी पढ़ रही है, इसलिए मैं और असद चाहते हैं कि अभी सिर्फ निकाह हो जाए और जैसे इसकी स्टडीज़ ख़त्म होंगी हम इसे अपने घर ले आएंगे, लेकिन तब तक इसके निकाह के बारे में तुम किसी से ज़िक्र नहीं करोगे। और वहाज ने ज़ुबैर की हिचकिचाहट नोट करते हुए पूछा, और ये कि तुम यशफा को शादी से पहले मिलोगे नहीं और ना ही इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाओगे? बाबा जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सब शराइत असद अंकल की बेटी की होंगी। वहाज ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें कोई एतराज़? ज़ुबैर मसनूई रूप से बोला, नहीं मुझे कोई क्या एतराज़ होगा, लेकिन फिर आपको भी मेरी कुछ बातें माननी होंगी। कैसी बातें? ज़ुबैर ने पूछा। यही, मुझे अभी इसकी तस्वीर सेंड करें, उसकी पूरी डिटेल्स के साथ, वो कहाँ पढ़ती है, इसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। वहाज शरारत से बोला, तुम तो अपने बाप से भी 4 कदम आगे निकले, यानी अपनी अरेंज मैरिज को भी लव बनाने की पूरी कोशिश करोगे। हाँ हाँ, क्यों, अब आपको कोई एतराज़? नहीं बरखुरदार, मुझे क्या एतराज़ होगा। हाँ एक बात और, कि तुम्हारी माँ और माहा को भी इस बारे में अभी कुछ पता ना चले। ओके बाबा जान, और कोई हुक्म? हाँ, अगले वीकेंड पर तुम्हारा निकाह है और तुम्हें आना पड़ेगा, ज़ुबैर ने संजीदगी से कहा। आई एम सो सॉरी बाबा, मैं अगले 2 माह तक वापस नहीं आ सकता और छुट्टी मिलना मुश्किल है। फिर क्या करें? ज़ुबैर बोला, क्या मतलब क्या करें? जब आऊँगा तब कर लीजिएगा। वो एक्चुअली असद 1 वीक बाद लाहौर जा रहा है और जाने से पहले निकाह करवाना चाहता है, बस इतनी सी बात। तो बाबा आप फिर मोबाइल पर ही निकाह पढ़वा लें, वहाज ने शरारत से कहा। हाँ निकाह पढ़वा लूँ, इससे जैसे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। ज़ुबैर दांत पीसते हुए बोला, क्या बाबा जान, इसे मेरा नाम तक नहीं मालूम? वहाज मसनूई सदमे से बोला, नहीं, क्योंकि मुझे बताने का याद ही नहीं रहा और असद ने मुझसे पूछा नहीं। अच्छा जी, फिर एक काम करें कि आप इसे मेरा पूरा नाम नहीं बताएं बल्कि मेजर अहमद बताएंगे। वहाज कुछ सोचते हुए बोला, वजी क्या तुम मेरी बेटी को तंग करने वाले हो? ज़ुबैर ने इसकी बात सुनकर पूछा। बाबा नहीं करूँगा इसे तंग, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात मान लें। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसे ज़रा सा भी तंग किया तो? ओहो बाबा जान, नहीं करता तंग, अब मैं रखता हूँ, सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। अपना और मम्मी का ख्याल रखिएगा। वहाज ने अब कॉल बंद करने में ही आफियत जानी, क्योंकि इसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि यशफा बाबा के लिए बहुत अहम हो चुकी है। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाबा माहा को मेरी तरफ से ज़ोर से हक कीजिएगा और सर पर भी बोसा दीजिएगा। वहाज अपनी माहा के लिए मोहब्बत ज़ाहिर करते हुए बोला, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ज़ुबैर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, फ़ी अमान अल्लाह। वहाज ने यह बोलकर कॉल ड्रॉप कर दी और मुस्कुरा दिया। हाल लोकेशन इस्लामाबाद। वहाज अपने माजी के बारे में सोच रहा था जब इसे माहा ने आवाज़ दी, वजी भाई कहाँ हैं आप?
वहाज जल्दी से अपने रूम से निकला और लॉन्च में बैठी माँ के पास जाकर बैठा और इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, मेरा बच्चा कैसा है? भाई मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। माँ जवाब में लाड से बोली, तो मेरी गुड़िया ने क्या खाना है? भाई आप अपने हाथों से कुछ भी खिला दे, तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आया। ये बोलकर वहाज लाउंज के साथ बने किचन में चला गया और थोड़ी देर बाद एक ट्रे के साथ वापस आया। ये लो नाश्ता, वहाज ने ट्रे के सामने रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। भाई आप अपने हाथों से खिलाएं, मारुश ने नाश्ते की ट्रे को देखकर कहा। वहाज इसके पास बैठा और मुस्कुरा कर इसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। नाश्ता करवाते करवाते वहाज कुछ सोचते हुए बोला, माँ एक बात पूछूं? जी भाई। माँ सवालिया नज़रों से वहाज को देखने लगी। माँ कल तुम ये क्यों बोल रही थी कि मैं ज़िंदा हूँ और तुम घर में लगने वाली आग से कैसे बची? मारुश ने जैसे ही वहाज के सवाल सुने इसके चेहरे पर डर वाज़े था। भाई वो मैं महा हिचकिचाहट से बोल रही थी। जब वहाज इसके चेहरे का फक रंग देखकर समझ गया था कि महा अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वहाज के सवालों के जवाब दे सके, इसलिए इसने कुछ सोचते हुए बात बदल ली। चलो ये बातें बाद में करेंगे, अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। भाई कहाँ जाना है? सरप्राइज़ है, 10 मिनट, अब 10 मिनट हैं तुम्हारे पास रेडी होने के लिए, और अच्छे से नकाब कर लेना। वहाज ने इसके सर पर मुस्कुरा कर हाथ रख दिया और अपने रूम की तरफ चला गया। भाई जाना कहाँ है? आप कुछ बता भी नहीं रहे, और बाकी सब कैसे हैं? क्या अभी तक लंदन में हैं? भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यह शायद वहाज के साथ का असर था जो महा इस तरह नॉन स्टॉप बोल रही थी। वहाज गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब महा इसे मुसलसल खामोश देखकर तकरीबन चलाई थी, वहाज ने मुस्कुरा कर महा की तरफ देखा और फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगा। वजी भाई मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप हैं कि मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। घर रह जाएं, अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। मारुश मुंह फुलाकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। वहाज इसका पुराना अंदाज देखकर जहां कुछ मुतमईन हुआ, वहीं अपनी मुस्कुराहट को बामुश्किल संजीदगी में बदलते हुए बोला, मेरा बच्चा नाराज़ हो गया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आप भी मुझसे बात मत करें। माह ने नाराज़गी से जवाब दिया, अच्छा फिर वापस चलते हैं क्योंकि तुम अब नाराज़ हो गई और घर वालों से मिलना नहीं चाहोगी। भाई मामा लोग पाकिस्तान में हैं? मारुश ने खुश होते हुए बेयकीनी से पूछा। हाँ, लेकिन अभी किसी ने कहा कि मुझसे बात मत करें। वहाज अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, मैं तो मजाक था भाई, भला मैं अपने वजी भैया से नाराज़ हो सकती हूँ? माँ जल्दी से बोली, अच्छा अब बाकी बातें बाद में, पहले ये ग्लासेस अपनी आंखों पर लगा लो क्योंकि मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। हाँ, जब तक मैं ना बोलूँ तुम बोलोगी भी नहीं। वहाज गाड़ी को एक घर के अंदर रोकते हुए बोला, जी भाई। माँ तायीद करते हुए बोली, गुड गर्ल, अब जल्दी से उतरो और मेरे साथ चलो। वहाज ये बोलकर गाड़ी से उतरा और इसे साथ लेकर घर के अंदर की तरफ चल दिया था। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? यशवा अपना सर थामते हुए खुद से बोली थी, लेकिन जैसे इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो खुद को अपने कमरे में पाकर चौंक गई और कल रात वाला सारा मंजर इसकी आंखों में घूम गया था। मुझे इस घटिया आदमी ने बेहोश क्यों किया था? कहीं इसने मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? यशवा ने घबराते हुए मोमिना को पुकारा। मोमिना, मोमिना क्या हुआ? आशू कुछ चाहिए क्या? मोमिना इसके कमरे में दाखिल होते हुए पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया था? यशवा ने अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए परेशानी से मोमिना से पूछा, कल रात तुम रोड पर अली को बेहोश मिली थी तो वो और इसका दोस्त वहाज तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं रोड पर? और वहाज? यशवा खुद से बड़बड़ाई। आशू तुम ठीक हो? मोमिना ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ एक कप चाय ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी लाती हूँ। ये बोलकर मोमिना वहाँ से चली गई। कहीं वहाज को पता तो नहीं चल गया कि मैं कल जबरान के घर गई थी और वही तो मुझे इससे बचा कर नहीं लाया? लेकिन मोमिना बोल रही थी मैं इसे रोड पर मिली थी, मतलब डांटेगा तो वो ज़रूर। या अल्लाह प्लीज़ वहाज की डांट से बचा लेना। यशवा आसमान की तरफ देखकर परेशानी से बोली थी। वहाज इसका हाथ पकड़कर अभी लाउंज में दाखिल हुआ ही रहा था जब अजीज़ की आवाज़ सुनकर रुक गया, जो शायद जरलाल को डांट रहा था। जरलाल, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? इस बेचारी ने तुम्हें क्या कहा था? बड़े पापा मैंने तो बस मजाक। जरलाल, तुम्हारे ख्याल से ये मजाक है? 10,000 का खाना तुम ऑर्डर करते हो और इसके बाद बिल तुमने खुद देने की बजाय दानाइन से कहा कि पे करने को। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे खुरम मैनेजर ने बता दिया, वरना वो बेचारी तो कभी भी ना बताती। अजीज़ इसकी बात दरमियान में ही काट कर बोला, सॉरी बड़े पापा, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। जरलाल जल्दी से बोला, देखो जरलाल, मजाक अपनी जगह, लेकिन आइंदा तुम इस किस्म की कोई भी हरकत
ऑफिस के किसी भी मेंबर के साथ नहीं करोगे, और हाँ कल तुम दानईन को इसके पैसे भी लौटाओगे और इसे सॉरी भी बोलोगे, अंडरस्टैंड? अजीज़ ने सख्त लहजे में कहा। जी बड़े पापा, जरलाल ने सर झुकाकर जवाब दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती, जहाँ वजी और अभी इतने शरीफ और फर्मा बरदार हैं, वहीं तुम किस पर चले गए हो? अजीज़ मसनूई तासुब से बोला। आप पर। जरलाल मुंह में बड़बड़ाया। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। वैसे बड़े पापा आप भी तो शरीफ है, लेकिन वजी भाई कब से शरीफ हो गए? देख लीजिएगा, एक दिन इसी शराफत का जीता जागता सबूत लेकर आएंगे। जरलाल ने आंखें मटकाते हुए कहा। अजीज़ ने नीचे झुककर अपना जूता उठाया और जरलाल की तरफ फेंका। जरलाल जल्दी से नीचे झुका और वो जूता लाउंज के दरवाजे पर मौजूद वहाज को लग गया। हाँ हाँ बड़े पापा, आपका निशाना फिर से चूक गया, जरलाल हंसते हुए बोला, जबकि अजीज़ की नज़र सीधी वहाज और इसके साथ खड़ी लड़की पर पड़ी। वजी। अजीज़ अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। क्या वजी भाई? इस वक्त जरलाल ने गर्दन घुमा कर देखा तो वहाज मुस्कुरा रहा था। वहाज ने माहा को पकड़ा, माहा का हाथ पकड़ा और इसे अंदर ले आया। वजी भाई ये कौन है? जरलाल ने माहा की तरफ इशारा करते हुए पूछा। खुद गैस करो, वहाज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मामा, मामा दादो जल्दी लाउंज में आए। जरलाल ऊंची आवाज़ से ज़ेबा और अहमर मलक को पुकारने लगा। क्या हुआ जरलाल, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अहमर मलक लाउंज में आते हुए बोले। दादो आपका शरीफ पोता इस घर की बहू को लेकर आया। जरलाल ने सदमे से जवाब दिया। वजी कौन है ये? अहमर मलक ने संजीदगी से पूछा। दादो ये वजी भाई, ये इस घर की बहू है ना? जरलाल ने वहाज की बात दरमियान में काट कर बेयकीनी से पूछा। हाँ छोटे, ये इस घर की बहू है, और तुम्हारी देख लें बड़े पापा, अभी आप इनकी शराफत और फर्माबरदारी की मिसाल दे रहे थे। जरलाल ने फिर से वहाज को इसकी बात मुकम्मल करने नहीं दी थी और अजीज़ को बीच में घसीटते हुए बोला। वजी ये लड़की तुम्हारे साथ कब से है? ज़ेबा ने वहाज से अजीब अंदाज में सवाल किया था। मामा ये कल रात से मेरे साथ है। मगर ज़ेबा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ वहाज के दाएं गाल पर मारा और बोली, क्या ये तरबियत की है हमने तुम्हारी कि तुम इसके साथ कल रात से? मामा मेरी बात तो सुन लें आप लोग। वहाज ज़ेबा की बातों का माफूम समझकर तेज़ी से बोला। वजी हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अहमर मलक वहाज को मुलायमती नज़रों से देखते हुए बोले। दादो प्लीज़ मेरी बात बस करो वजी, और क्या सुने? तुम खुद ही तो बोल रहे थे ये लड़की इस घर की बहू है और तुम्हारी। फॉर गॉड सेक बड़े पापा, बस भी कर दें आप लोग। वहाज तकरीबन चलाया और बेबसी से अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए सोफे पर बैठ गया और अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। इसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसने माहा को बोलने से क्यों रोका? जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो बोला, बड़े पापा ये मेरी बहन आपकी बहू और आबी की बीवी है। वजी भाई ये आबी की बीवी कैसे हो सकती है? वो तो सिर्फ माहा से मोहब्बत करता, और वैसे भी जब हम लोग कहते थे कि शादी कर लो तब तो बड़ा कहता था कि माहा की यादें काफ़ी हैं मेरे लिए, और अब शादी भी कर ली। जरलाल काफ़ी गुस्से से बोला और सब घर वाले इसकी बात पर खामोश थे। इधर आबी जो सुबह सुबह शोर की आवाज़ सुनकर उठा था, जरलाल की बात सुनकर शॉकेड रह गया और गुस्से से जरलाल के पास आकर बोला, ना तो मैं माहा के अलावा किसी से शादी की है और ना ही तुम्हारी बहन को धोखा दिया। और रही इस लड़की की बात, तो मैं इसे जानता तक नहीं। मारुश ने गौर से अब्दुल्ला को देखा। गंदमी रंगत, अनाबी लब, हेज़ल ब्राउन आंखें, तीखे नैन नक्श, दाएं गाल पर हल्का सा डिम्पल जो इसके मुस्कुराने पर ही ज़ाहिर होता था। अगर इन 2 सालों में कोई फ़र्क आया था वो था ग्लासेस का। माहा को वो इस वक्त दुनिया के सबसे हैंडसम लड़का लग रहा था। अभी वजी भाई झूठ नहीं बोलते, इतना तो मैं जानता हूँ। रही तुम्हारी शादी की बात तो अभी इस लड़की से पूछ लेते हैं। जरलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या यही है तुम्हारा शौहर? जरलाल ने आबी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। माहा ने असाबत में अपना सर हिला दिया। हो कौन तुम? कब की मैंने तुमसे शादी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माहा की जगह खुद को सोचने की भी? अब्दुल्ला गुस्से से माहा का बायां बाजू दबोचते हुए चिल्लाया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि माहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ग्लासेस की वजह से किसी को नज़र नहीं आ सके। माहा खामोशी से इसके लम्स को महसूस करने लगी। बताओ अब चुप क्यों हो? कब की मैंने तुमसे शादी? अब्दुल्ला वहाँ सब की मौजूदगी को इग्नोर करके माहा के बाजू को झटका देते हुए एक बार फिर से चिल्लाया था। 9 साल पहले। माहा दर्द की शिद्दत को इग्नोर करते हुए बोली। माहा, अब्दुल्ला बेसाख्ता बोला। ये आवाज़ तो वो लाखों आवाज़ों में पहचान सकता था, यही आवाज़ तो इसका पागलपन थी। माहा ने असाबत में गर्दन हिलाई तो अब्दुल्ला ने जल्दी से इसका बाजू छोड़ दिया। माहा ने अपने ग्लासेस और नकाब हटाकर झिलमिलाती आंखों से अब्दुल्ला को देखा, जो बेयकीनी से अब्दुल्ला माहा को देख रहा था।
سب گھر والے مہا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، سوائے وہاج کے جو مسکرا رہا تھا۔ ماروش جلدی سے احمر ملک کی طرف بڑھی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ باقی سب اب بھی بے یقینی سے مہا کو دیکھ رہے تھے۔ دادو کیسے ہیں آپ؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میری گڑیا۔ احمر ملک نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے سر پر بوسہ دیا۔ مہا نے احمر ملک کے آنسو صاف کیے اور بولی، دادو نو مور ٹیز۔ پھر وہ عزیز سے ملی۔ عزیز نے بھی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا، میری مہا کیسی ہے؟ بڑے پاپا آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہوں تو اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، مہا نے مسکرا کر جواب دیا۔ زیبا بے یقینی سے آگے بڑھی اور مہا کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مہا جلدی سے زیبا کے گلے ملی۔ اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ مہا میری بچی۔ زیبا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا دیوانہ وار چومتے ہوئے بولی، ماما آپ کیسی ہیں؟ ماما کی جان آ گئی ہے نا؟ ماما بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، زیبا نے جھلملاتی آنکھوں سے جواب دیا تھا۔ مہا اپنے زرلال بھائی سے بھی مل لو، جو زندگی میں شاید پہلی بار پچھلے 15 منٹ سے خاموش کھڑا ہے، وہاج نے مسکرا کر ماروش سے کہا تھا۔ مہا زرلال کی طرف بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، مہا نے آپ کو بہت مس کیا بھائی۔ اس کا اتنا بولنا تھا کہ زرلال نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور روتے ہوئے بولا، بھائی نے بھی اپنی جان کو بہت مس کیا، تمہارے زرلال بھائی نہیں رہ سکتے تمہارے بغیر، اس لیے پلیز اب مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، ورنہ تمہارا زرلال بھائی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ زرلال بھائی میں کبھی نہیں جاؤں گی، وہ زرلال کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ اب جب وہ زرلال سے الگ ہوئی تو عبداللہ کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کیسے ہیں؟ عبداللہ نے اپنا سارا ثابت میں ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ بھائی مہا آپ کو کہاں سے ملی اور یہ 2 سال سے کہاں تھی؟ زرلال نے اپنے دماغ میں آنے والے سوال وہاج سے کیے۔ اس کے سوال سنتے ہی مہا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، جیسے سب گھر والوں نے نوٹ کیا۔ مجھے ایک یتیم خانے سے ملی، وہاج اسے آنکھوں سے کچھ اشارے کرتے ہوئے بولا، جسے زرلال سمجھ گیا، اس لیے بولا، ماما ناشتہ تو کروا دیں، اتنی انرجی صبح صبح ویسٹ ہو گئی ہے، آپ پلیز جلدی سے کچھ اچھا سا کھلا دیں۔ میری گڑیا کیا کھائے گی ناشتے میں؟ زیبا نے مہا سے پوچھا۔ جو زرلال بھائی کھائیں گے، مہا زرلال کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ مطلب سب کا دماغ کھاؤ گی؟ وہاج نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ ماما منع کر لیں وجی بھائی کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مہا وہاج کو گھورتے ہوئے زیبا سے بولی۔ وجی باز آ جاؤ۔ زیبا یہ بول کر کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہاج مصنوعی خفگی سے بولا۔ سب کے گلے ملے لیکن اپنے وجی بھائی کو آتے ہی بھول گئی۔ مہا زرلال کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی اور اسے وہاج کے ساتھ کھڑا کر کے دونوں کو ایک ساتھ گلے لگاتے ہوئے بولی، آئی ریئلی لو یو اینڈ مس یو بھائی۔ جواب میں ان دونوں نے مہا کے گرد بازو پھیلائے اور ایک ساتھ بولے، سیم ہیئر۔ احمر ملک نے ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھا تو مسکرا دیے، ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگے۔ کنٹینیو جاری ہے۔